हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर शुरू करा था और उसका लेक्चर नंबर 1 हमने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करा। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है और इसमें से क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होते हैं कि आते ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लें। बेटा जी, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के बाद हमने डायमेंशंस की बात की और हम लोगों ने देखा कि जैसे फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, वो हमने कहा न्यूटन। और न्यूटन को हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और हमने कहा कि फोर्स हैज वन डायमेंशन इन मास, केजी की पावर 1 है ना, तो वन डायमेंशन इन मास। और लेंथ की पावर क्या है, मीटर की पावर 1 है ना, तो वन डायमेंशन इन लेंथ। और टाइम की पावर क्या है, सेकेंड की पावर -2, तो -2 डायमेंशन इन टाइम। तो हम ऐसे किसको डिफाइन कर रहे हैं डायमेंशंस? वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स। इन पार्ट्स को हम लोगों ने क्या कहा, दीज आर द डायमेंशंस। ये पार्ट्स जो हैं, दीज आर द डायमेंशंस। ओके, और हमने ऐसे ही डिफाइन करा, लेट्स सी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स, दीज आर द पार्ट्स। किसको रेज करी, मास लेंथ टाइम। मास लेंथ टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है किसी फिजिकल क्वांटिटी के, पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसा क्यों करा, टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली, उस फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला की बात करी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। और वो हमने कैसे कहा कि अगर मेरे पास ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा m/L(T)(-2). और ये कैसे आया, जो बच्चे हमारे साथ आज पहले दिन जुड़े हैं और उनको ये नहीं पता कि ये कैसे आया है, तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 1 देखें, डायमेंशनल एनालिसिस लेक्चर नंबर 1। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ओके, तो इसे हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी। हमने कहा कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को जिसकी हम बात कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके इक्वल टू लिख दें उसका डायमेंशनल फार्मूला, यानी ऑन इक्वेटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इट्स फिजिकल क्वांटिटी, अगर डायमेंशनल फार्मूला को उसकी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर दें इन ब्रैकेट, व्हाट वी गेट, जो हमें ये मिलेगा, ये जो हमें मिला है, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग बेटा टेबल बना रहे थे, थोड़ा टेबल आज डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने 12 हमारे जो सीक्वेंस सीरियल नंबर 12 तक काम करा था और उन 12 सीरियल नंबर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटीज के बारे में समझ लिया था। अब आगे देखते हैं टेबल के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट नंबर है नंबर 13। तो 13 नंबर मेरे पास है एंगल। वी ऑल नो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज L/R। आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, कट जाएगी तो क्या बनेगा, m0 L0 T0, यानी ये हो गया डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, लेकिन इसके यूनिट होते हैं, इसके यूनिट हमें पता है क्या होते हैं, इसके यूनिट रेडियन होते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं हमारे पास, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन लेस हैं बट उनकी यूनिट्स हैं, वन ऑफ देम एंगल। साथ साथ करते रहेंगे, पता चलता रहेगा। तो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है रेडियन। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 14। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, दैट इज एंगल। तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक, यानी इन दोनों की कहानी सेम है, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आगे बढ़े, हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं और ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगल का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, तो ये 1/2
टाइम का टी हो जाएगा, तो वी गेट टी पर माइनस वन, टी पर माइनस वन। इसी तरह ऐसी बड़ी क्वांटिटीज है जिनका यही बनेगा। जैसे मैं बात करता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पहले हम सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसे आप न्यू से लिखते हो, दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू। तो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्लियर है, इसका भी क्या बनने वाला है, टी पर माइनस वन, सेम बनने वाला है। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे भी ओमेगा से लिखा जाता है, ये 2 पाई न्यू होती है। अगर 2 पाई, टू नंबर, नंबर का कोई डिमेंशन नहीं होता, पाई इज आल्सो नंबर, कोई डिमेंशन नहीं होना। न्यू का क्या है, टी पर माइनस वन, तो इसका भी क्या बनेगा, टी पर माइनस वन, एक्जैक्टली सिमिलर। तो जिन क्वांटिटीज का डिमेंशनल फॉर्मूला सेम है उन्हें हम एक ही कैटेगरी में लिख रहे हैं। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा जब भी वर्ड आएगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मीनिंग होगा अपॉन लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग होगा वेलोसिटी अपॉन लेंथ। यानी इसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है ग्रेडियंट की, वेरिएशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ कोई क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है। तो हमने अपॉन डिस्टेंस करना है या अपॉन लेंथ करना है, बात एक ही है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी पर माइनस वन कल कर चुके हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसका भी क्या बना, टी पर माइनस वन, अगेन टी पर माइनस वन। ओके, जिन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बनता है। 16 नंबर, 16 नंबर हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जो हम यहाँ सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमारे चैप्टर्स जो आगे सिलेबस में आने हैं वो चैप्टर्स बनकर आएंगे, टॉपिक्स बनकर आएंगे। सभी की डेरिवेशन और फॉर्मूले जो लिख रहे हैं सभी को ड्राइव करके हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो ये चैप्टर एक तरह से गो थ्रू होना है कि हमने इस पूरी बुक में पढ़ना क्या क्या है। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से लिखते हैं, दैट इज एम वी आर, ये इसका रिलेशन होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और वेलोसिटी का एल टी पर माइनस वन और रेडियस का l, तो ये मिला के बन गया एम एल स्क्वायर टी पर माइनस वन। ओके, अब इसी के साथ मैं लिखूंगा प्लैंक्स कांस्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से लिखते हैं। तो एक इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो h क्या हो गया फिर E अपॉन न्यू, और E मेरे पास क्या है, E का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m 122, याद करो कल बताया था, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टी पर माइनस वन। इसे सॉल्व करो तो यू विल गेट सेम थिंग, तो हमें यही मिलने वाला है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस वन, यानी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो जिनका सेम है हम एक साथ लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन और सिंपल टेंशन में फर्क है। सिंपल टेंशन एक फोर्स थी, सरफेस टेंशन अलग चीज है। इसे भी पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस में, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का मेरे पास क्या है 112 है, याद करो कल बताया था, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं एनर्जी और फोर्स वाले। और लेंथ का एल कट जाएगा तो क्या बना एम टी पर माइनस टू। आप चाहो तो बीच में एल पर जीरो लिख सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी बढ़िया है। सरफेस टेंशन इसी तरह होता है बेटा फोर्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने बोला था अपॉन लेंथ करना होता है, तो फोर्स ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी यही बनेगा, फोर्स अपॉन लेंथ, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फिर सेम हो गया। एक मेरे पास होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वन थिंग इज स्प्रिंग कांस्टेंट। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी क्या होता है, उसे हम के से लिखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, वो होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक, तो सेम ही बन गया ना, फोर्स अपॉन लेंथ ही हो गया, एक तरह से सेम बनेगा ये भी। तो एज इट इज एक जैसे बनने वाले हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट, तो वो भी सेम होने वाला है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, दैट इज एम टी पावर माइनस टू, एम टी पावर माइनस टू। तो ऐसे जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान देना कि जिनका सेम है मैं वो सेम लिख रहा हूं, ताकि जब आप टेबल इस तरह याद कर लोगे
तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ओके, इसी तरह एक होती है सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी अलग है, ये हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी का क्या होगा? ml² T/-2 और एरिया का L², फिर कट के सेम बनने वाला है, अगेन सेम बनने वाला है। ठीक, तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आगे देखते हैं नंबर 18। अब है मेरे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है? दैट इज हीट अपॉन मास। इसका फॉर्मूला है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का ये फॉर्मूला है, हीट एनर्जी वाले, यस, और अपॉन मास। मास से मास कट गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना ये वाला। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना कोई मुश्किल नहीं है, बट आई सजेस्ट कि डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूले याद करो। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो कल मैंने कहा 3 सेट बनाओ, सारी फिजिकल क्वांटिटी एक तरफ लिखो, 3 सेट इस तरह बना लो, एक लिखकर उसकी फोटो स्टेट करवा लो। सबसे पहले लर्न करके एक बार डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो, कुछ भूलेंगे। फिर सेकंड कॉपी उठाओ और सारे को दोबारा लिखो, आप देखोगे कि कुछ कम हो गए। जब आप थर्ड कॉपी सारी की सारी उतारना शुरू करोगे, बनाना शुरू करोगे, यू विल फाइंड कि आपको कुछ एक हो सकता है सारे के सारे याद हो जाए, या क्या होगा एक आधा मिस होगा, और आप खुद कॉन्फिडेंस फील करोगे, कॉलर ऊपर करोगे, वाह भाई अब मुझे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं, टू गुड। लो बेटा जी, नेक्स्ट है मेरे पास पार। तो आप सभी जानते हो पार का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पार इज वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क का क्या होगा? ml² T/-2, 122 बात कर चुके हैं, दिस इज T। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ml² T/-3। अगेन इंपॉर्टेंट, पार का भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सारी बातें याद रखें। ठीक, आगे देखते हैं 20 नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। एसपी मीनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और आप सभी जानते हो इसका मीनिंग होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तो आपने लोअर क्लासेस में करा हुआ है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कट जाएगी तो क्या बनेगा? m0 T/0 L/0, दैट इज डायमेंशनलेस। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये कर लिया था हमने, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कल कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे भी ईटा से लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है स्टोक्स लॉ, 6F = 6 पाई ईटा RV, ये हम पढ़ेंगे सिलेबस में। इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ, कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर मूव करती है तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है एक तरह की, ठीक है, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं, जिससे ही विस्कोसिटी वर्ड बना है। और ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। तो मुझे किसका चाहिए? ईटा का, F/6 पाई RV। फोर्स का क्या बनेगा? mL/T/-2, 112। 6 नंबर, पाई नंबर कुछ नहीं होना, R रेडियस ऑफ द बॉल जो हमने फेंकी पानी में या किसी लिक्विड में, उस पर विस्कस फोर्स लगी, वही विस्कोसिटी पता करने वाले हैं। L, R यानी रेडियस का हो जाएगा L, और वेलोसिटी का L/T/-1। ये एक लेंथ कट गई, क्या बना? M, ये L ऊपर जाके हो जाएगा -L/-1, और ये T हो जाएगा -1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान देना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हम G से लिखते हैं।
आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे पास बच्चे g किसके बराबर हो गया, फिर इसको रीअरेंज करो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो अब सॉल्व करते हैं, फोर्स का होगा m/L/t पर -2 और ये हो गया डिस्टेंस का L स्क्वायर और नीचे है मास इंटू मास, एक मास कट गया तो बचा गया m पर -1, ये L स्क्वायर और L हो गया L क्यूब और ये हो गया t पर -2। ठीक है जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। लो बेटा जी, आगे है मेरे पास 23 नंबर, ये सीरियल नंबर 23 है, बट हम क्वांटिटीज बहुत ज्यादा कर चुके हैं क्योंकि एक एक सीरियल नंबर में हमारी कितनी कितनी क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो हमारा टेबल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है। अगर आपने इस टेबल को ध्यान से लर्न कर लिया तो गारंटी करता हूं कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये टेबल बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेशल डिजाइन किया हुआ टेबल है। 23 नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब टेम्परेचर वाली टर्म आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसे हम सी से लिखते हैं, यू ऑल नो, इसे हम सी से लिखते हैं। आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला करा हुआ है डेल्टा क्यू, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और हम ये रिलेशन यूज करते हैं एम सी डेल्टा टी। तो मुझे सी का चाहिए भाई फॉर्मूला, तो ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मीनिंग हीट, हीट का 122 एनर्जी वर्क वाला सेम, मास का m, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर का केल्विन होता है। ठीक है, और ये बच्चे m से m कट जाएगा तो व्हाट वी गेट, L स्क्वायर t पर -2 k पर -1। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम R से लिखते हैं। आप लोगों ने गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, P प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो मुझे क्या चाहिए, R। ये PV अपॉन nRT हो गया। प्रेशर का क्या होता है, बोलिए, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, यस, प्रेशर का m L पर -1 T पर -2 और वॉल्यूम का L क्यूब और n नंबर, उसका कुछ नहीं होना। सॉरी बेटा, ये R बीच में नहीं लिखना था मुझे, ये R नहीं है बीच में, और ये n नंबर है, उसे हमने कुछ नहीं लिखना, n का कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस है, और T का केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन, जैसे हमने ऊपर लिखा। तो ये क्या बना, m। ठीक है, L स्क्वायर T पर -2 चेक करो और K पर -1। तो ये मेरे पास आ गया गैस कांस्टेंट का। ओके, और याद करना, देखना बेटे, इतना तो वर्क वाला ही हो गया, तो इसका मीनिंग पीवी, याद रखो, वैसे भी पीवी वर्क को रिप्रेजेंट करता है, नीचे तो के ही आ गया ना, के पर -1 हो गया, पीवी वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 20, इसके अंदर ही लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको के से लिखते हैं, और के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन n, यानी गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का कुछ नहीं होना, वो तो एक नंबर है डायमेंशनलेस, तो इसका R वाला ही हो गया, यानी इन दोनों का सेम होने वाला है, सेम। फिर हम बात करेंगे 25 नंबर, दैट इज वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट, और इसको हम लिखते हैं वीन्स कांस्टेंट को B से, और एक इक्वेशन होती है B, एक्चुअली वीन्स फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू B बाई टी। दिस इज B इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ का L, T टेम्परेचर L K, तो इसका हो जाएगा L K। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वीन्स कांस्टेंट। कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये हमारे सिलेबस के चैप्टर्स के टॉपिक हैं, फुल डेरिवेशन करेंगे इन फॉर्मूला की, और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ गो थ्रू होना है कि ये चीजें हमने पढ़नी है और इनके फॉर्मूले ये हैं। कल को सारे सिलेबस में हम इन सभी टॉपिक्स की, इन सभी फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी ही करनी है, यही तो हमारा सिलेबस है। आगे 26 नंबर,
26 नंबर है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट को सिग्मा से लिखते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टेम्परेचर की पावर 4, टी पावर 4। ये टी टेम्परेचर है, ठीक है। ये हीट वाला जब से काम शुरू हुआ है, टी मीनिंग टेम्परेचर। तो चलो भाई, एनर्जी का क्या है, एम 122 है ना, ये एनर्जी का हो गया। ए मीनिंग एरिया, एरिया एल स्क्वायर, और ये टी टाइम, उसका टी होगा। इस कैपिटल टी का मीनिंग केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर है, के पर 4। देखो भी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो व्हाट आई गेट, एम टी पर -3, चेक करो, और के पर -4। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, ओके। कुछ नई चीजें हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं कि आपको लगे कि ये टफ है। जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं, नथिंग एल्स। आगे देखते हैं। आगे मेरे पास नंबर है, लास्ट हमने 26 पर छोड़ा, 27 नंबर है मेरे पास, रेट ऑफ फ्लो। अगेन इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है भाई, रेट ऑफ फ्लो दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज एल क्यूब वॉल्यूम का और टाइम का टी पर -1। तो ये मेरे पास हो गया रेट ऑफ फ्लो। दिस इज रेट ऑफ फ्लो। अब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के करते हैं, सारे आज नहीं करवाऊंगा, कुछ कल करेंगे। लेकिन टेबल जो है काफी हमारा हेल्दी टेबल बन रहा है। इसमें हमने सबसे पहले MLT यूज करा, मैकेनिकल क्वांटिटीज यूज करी, फिर हमने टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करा, केल्विन के यूज करा, अब हम करंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई बच्चा ये मत सोचे कि डायमेंशनल फॉर्मूले मीनिंग MLT, और भी आ सकते हैं, जैसे हमने के इंट्रोड्यूस कर दिया है, टेम्परेचर। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सारे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। चलो 28 नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। हमें पता है करंट का क्या होता है, एवरीबॉडी नोज करंट का। देखो, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता है, क्योंकि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट का ए और टाइम का टी, दैट इज AT इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बच्चे हैं 30 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला है MLT पर -2, और अभी अभी हमने चार्ज का निकाला AT। व्हाट वी गेट, MLT पर -3, A पर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये टर्म्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क का 122 और चार्ज का 80। तो मेरे पास क्या बना, दिस इज ML² T पर -3, A पर -1। देखो कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो भाई, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0, ये परमिटिविटी होती है, ठीक। और Q1 Q2/r²। कई बच्चे कहेंगे यार मैंने नोट लिखा है, नोट का मीनिंग होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। तो मुझे इसी परमिटिविटी का तो सेम ही रहना ना, चाहे वो वैक्यूम की हो चाहे किसी मीडियम की हो, परमिटिविटी तो परमिटिविटी है। हमने तो नेचर वाइज डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना भाई, 1/4πf नीचे आ जाएगा क्योंकि रीअरेंज कर दिया, Q1 Q2/r²। r डिस्टेंस होता है यहाँ, Q1 Q2 यानी AT इंटू AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का MLT पर -2, 122। R का लेंथ, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, R² तो L²।
देखो भी क्या बना, n पर -1, देख पा रहे हो, l और l स्क्वायर l क्यूब हो गया, ऊपर जाके l पर -3 हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो, ओके। देखो t और t स्क्वायर, दो t नीचे से जाएंगी तो t पर 4 हो गया, ठीक, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो ये मेरे पास बन गया है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ओके। तो अभी बड़े फॉर्मूले और हैं, यहां एक बार फॉर्मूले को विराम देकर कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इतने फॉर्मूले आप लोग याद करो, अभी और बहुत आने वाले हैं, ठीक। तो किसी बच्चे के मन में ये ना रहे कि एमएलटी से ही डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, बाकी टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होती हैं एज पर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, और इन्हीं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के बेसिस पर ही हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशन पार्ट है। सबसे पहला है कि यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, जितने भी फिजिकल फॉर्मूला है, फिजिक्स के फॉर्मूला हैं, ठीक है, उन्हें हम चेक कर सकते हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, टू चेक द फिजिकल फॉर्मूले। तो जो फॉर्मूले हैं हम उनको चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। टू चेक द करेक्टनेस लिखना है, ऐसे लिखो, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं। सेकंड, टू डराइव द फिजिकल फॉर्मूले, हम फिजिकल फॉर्मूले डराइव भी कर सकते हैं। ये सेकंड टाइप के हमारे एप्लीकेशन पार्ट होगा, न्यूमेरिकल होंगे। थर्ड, टू कन्वर्ट one system of unit into another, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ तो मैंने लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट जो मैंने चैप्टर करवाया था उसमें करवाया भी था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिर दोबारा देखेंगे इस बात को, ऑलरेडी ये किया भी हुआ है, अगेन देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। तो हमारा सबसे पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूले। हम उनको चेक करना चाहते हैं करेक्ट है या नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल फॉर्मूले। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी, होमो मीनिंग सेम, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर वन क्या है कि ये प्रिंसिपल क्या बताता है, एक तो ये बताता है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी नेचर सेम है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट only those physical quantities which have same nature, यानी डायमेंशनल फॉर्मूले यानी यूनिट, ठीक है, जिनकी नेचर सेम है। नेचर सेम होना जरूरी है, बड़ी सिंपल बात है। अगर मेरे पास काउज हैं, गाय हैं, तो मैं उनमें गाय ऐड कर सकता हूं, 5 गाय प्लस 10 गाय 15 गाय। मेरे पास 5 काउज हैं, गाय हैं, और 10 घोड़े हैं, करो ऐड, कैसे करोगे, कह दो कि 15 घोड़े या 15 गाय, नहीं कह सकते। हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनकी नेचर सेम है। वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा, स्केलर में स्केलर ऐड होगा, हम ऐसे ही जिनकी नेचर सेम है वही ऐड कर सकते हैं। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, वेलोसिटी में फोर्स ऐड नहीं हो सकती है, फोर्स में वर्क ऐड नहीं हो सकता है, वर्क में वर्क ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनकी नेचर सेम है। टाइम में टाइम ऐड होगा, टाइम में प्रेशर कैसे ऐड कर लोगे,
ठीक है, जिनकी नेचर सेम है हम उन्हीं को ही ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये मीनिंग है इसका होमोजेनिटी का। सेकंड क्या है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है डायमेंशनल, सॉरी कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला, तो हम क्या कहेंगे, ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, जो भी फॉर्मूला दिया गया है, उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। और टर्म्स प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म एक ही मानी जाएगी। यानी अगर मैं कहूं x प्लस वाई तो मेरे पास टू टर्म्स हैं, एक x है और एक y है। अगर मैं कहूं एक्स वाई तो ये वन टर्म है, एक ही टर्म है। अगर मैं कहूं x अपॉन वाई तो दिस इज वन टर्म। ठीक, साइन अगर सब्ट्रैक्शन का हो, एडिशन का हो तो टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो एक ही मानेंगे। ओके बच्चे, आपको इतनी अगर नॉलेज हो जाती है कि क्या कहना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये सारा मीनिंग क्या है, तो बात सारी बिल्कुल क्लियर है। हम उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी नेचर सेम है। ओके बेटा, किसी भी इक्वेशन की दोनों तरफ जितनी भी टर्म्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो टर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। टर्म्स सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन से सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से एक ही रहती हैं। लेट्स स्टार्ट, हम पहले इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। जिनकी नेचर सेम है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। दोनों चीजें याद रखो, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम और ऐड सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नंबर 1 a, नंबर 2 b, नंबर 3 a अपॉन b इन द रिलेशन। मेरे पास एक रिलेशन है दैट इज p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। बताया हुआ है p प्रेशर है, प्रेशर, x जो है दैट इज डिस्टेंस एंड t जो है इट इज टाइम, इट इज गिवन। ये सारा कुछ गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मेरे पास क्या है, P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। सबसे पहले माइन्यूटली देखो, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन है। चेक करो बच्चा, चेक करो, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन है। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू। और हम किनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनकी नेचर सेम हो, यानी a और एक्स स्क्वायर की नेचर सेम है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए किसके बराबर होगा, नेचर सेम है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए तो आ गया एल स्क्वायर। लेकिन बच्चे ध्यान दो, ए स्क्वायर क्यों आया, ये है मेरे पास a माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम किनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनकी नेचर सेम है, मीनिंग a और एक्स स्क्वायर की नेचर सेम है, इन दोनों की नेचर सेम है, तो बराबर फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, नेचर सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, बराबर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला नेचर से डिसाइड होना है। ओके, क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी बेसिकली है क्या, तो a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से है, तो हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। ओके, एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब बी पार्ट करना है, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए चेक करो मैं क्या कह सकता हूं, ये पी है बेटा, इसको मैं अलग अलग कर लूं ऐसे, सभी सहमत होंगे, आराम से किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इक्वेशन बन गई। तो हमने क्या कहा था, चेक करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, ईच एंड एवरी टर्म, इसे देखो ध्यान से, ईच एंड एवरी टर्म on both sides of the dimensional equation must have same dimensional formula। तो इनका dimensional formula सेम होना चाहिए। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें एक टर्म लेफ्ट साइड में ये है, मैंने कहा था सम और सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होती हैं टर्म्स, एक टर्म ये सारी है
और एक टर्म ये सारी है। तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में जो भी टर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मैंने B का निकालना है तो यहां से निकाल लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन BT। तो मुझे B का चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या आ जाएगा, B को इधर ले जाते हैं, P नीचे ले आते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन PT। व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्टेंस, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। व्हाट इज P, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है M L पर -1 T पर -2, और ये T क्या है टाइम, टाइम का T। चलो क्या बना M पर -1, देखो एल स्क्वायर और एक L ये ऊपर जाएगा तो L क्यूब हो जाएगा, तो ये T पर -2 और ये 1 T पर -1 बना, ऊपर जाके T हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया, A का भी आ गया, तो तीसरा मुझे क्या करना था A अपॉन B करना, तो भाई दोनों को डिवाइड ही करना है, नथिंग एल्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन B क्या बनेगा, A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला L स्क्वायर, चेक करो, ओके मैं यहां लिख रहा हूं L स्क्वायर, और B का क्या निकाला M पर -1 L क्यूब T, M पर -1 L क्यूब T। ठीक है, ये निकाले हमने फॉर्मूले, ये कट जाएगा तो क्या बना, ये M ऊपर जाके पॉजिटिव, नीचे L बचा था, L पर -1 T पर -1, तो ये मेरे पास A अपॉन B का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो बेटा जी, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इन द रिलेशन ये। अगेन मेरे पास P प्रेशर है, X डिस्टेंस है, T टाइम, तो क्या करें, चेक करो। तो मेरे पास क्या है इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में P, राइट साइड में एक टर्म AX, दूसरी टर्म BT स्फीयर, तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P किसके बराबर होना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AX, और किसके बराबर होना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर। तीनों इक्वल है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A क्या आ जाएगा, X को इधर ले आओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P अपॉन X, P प्रेशर, तो ये हो गया, और X का डिस्टेंस, ये बन गया M L पर -2 T पर -2, आसान है। उसी तरह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B, B के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P अपॉन T स्क्वायर। P प्रेशर, टेबल तो लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम गिवन, तो ये हो गया, तो वी गेट दिस थिंग, ठीक, वी गेट दिस थिंग। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे। आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 11th DCG फिजिक्स 11th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उसमें मैं असाइनमेंट डालूंगा, आपको DPP मिलेगी, तो क्वेश्चन करना ये सारे, ठीक है। अभी और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम, चेक द करेक्टनेस ऑफ, करेक्टनेस चेक करनी है ऑफ रिलेशन, एक मेरे पास रिलेशन है, उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं। देखो बड़े इजी क्वेश्चन को करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर हमें पता है v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है टाइम, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी गिवन है, लेफ्ट साइड में टर्म क्या है v, राइट साइड में u और ए टी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v क्या होता है, एल टी पर -1 वेलोसिटी है। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक तो u है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, सेम ही रहना एल टी पर -1, और दूसरी टर्म क्या है, दैट इज ए टी, एक्सेलरेशन, दैट इज एल टी पर -2, और ये क्या है टाइम, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो तो यू गेट दिस थिंग। तो जब मैंने चेक करा तीनों का सेम आया, तो हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टर्म्स
ऑन राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। तो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है, यही तो हम लोगों ने चेक करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन दिस वन, इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। लैम्डा वेवलेंथ है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म है, दैट इज लैम्डा। तो क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ का एल, ठीक। फिर हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम वी बाई एच, एम मास का m, v वेलोसिटी एल टी पर -1 और h प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या था, m l स्क्वायर t पर -1। हो जाएंगे लर्न, ये मत सोचो कि होंगे नहीं कि सर तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, सब लर्न हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज में टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं कि लर्न नहीं होंगे। m से m कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बचा 1/l। लो भाई, ये l ये 1/l तो सेम ना आया। Dimensional formula of left hand side is not equal to dimensional formula of term on right hand side, same नहीं आया। So given equation is wrong, ठीक है जी। इस तरह बेटा हमें क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको डीपीपी दी जाएगी ग्रुप में, उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन बनेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।